नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र की उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जिसके गियर पर आप कह सकते हैं पूरा देश चलता है, हमारी संसद। बिल्कुल। और ये मशीनरी ये देखने में जितनी सीधी लगती है ना, अंदर से उतनी ही जटिल और दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है वो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और कुछ सरकारी दस्तावेजों के अंश भी हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, बल्कि उनके बीच शक्तियों के उस महीन संतुलन को समझना है जो हमारे लोकतंत्र को असल में चलाता है। तो चलिए इस बनावट को परत दर परत खोलते हैं। और शुरुआत मेरे ख्याल से संविधान के अनुच्छेद 79 से करनी चाहिए। अच्छा। जो कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। लेकिन इसमें सिर्फ 2 सदन नहीं है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोगों का सदन यानी लोकसभा शामिल है। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। फिर भी वो संसद का एक अभिन्न अंग हैं। उनकी मंजूरी के बिना कोई भी बिल, कानून बन ही नहीं सकता। यानी राष्ट्रपति उस सिस्टम का एक जरूरी तीसरा पाया है। तो चलिए पहले उस सदन से शुरू करते हैं जहां जनता की आवाज सबसे सीधे, सबसे बुलंद तरीके से सुनाई देती है। लोकसभा। हाँ, अनुच्छेद 81 के तहत इसे लोगों का सदन कहा गया है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। हालांकि अभी 545 है। हाँ, अभी 545 सदस्य हैं और इसका सबसे बड़ा चरित्र यही है कि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल। हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर यहाँ भेजता है। इसीलिए ये सदन देश के राजनीतिक तापमान का सबसे सटीक बैरोमीटर माना जाता है। और ये तापमान हर 5 साल में बदल सकता है क्योंकि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि सरकार गिरने पर इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। क्या? ये कि 84वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है असल में। इसका मतलब है कि जनसंख्या में बदलाव के बावजूद किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये फिलहाल नहीं बदलेगा। लेकिन 2026 के बाद जब भी नया परिसीमन होगा, ये भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है, क्योंकि तब सीटों का बंटवारा नई जनगणना के आधार पर होगा। अच्छा। अब जब सदन है तो उसे चलाने के लिए एक संचालक भी चाहिए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर। मुझे हमेशा लगता है कि स्पीकर का पद एक निष्पक्ष रेफरी जैसा होना तो चाहिए। हमारे पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। लेकिन हाल की एक घटना जो इन नोट्स में भी दर्ज है वो दिखाती है कि ये पद कितना राजनीतिक हो सकता है। आप 18वीं लोकसभा में ओम बिरला के दोबारा चुने जाने की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। ये घटना इसलिए खास थी क्योंकि आमतौर पे स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, एक परंपरा के तहत। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ये लोकसभा के इतिहास में सिर्फ चौथा मौका था जब स्पीकर पद के लिए बाकायदा चुनाव हुआ। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये संसदीय आम सहमति में कमी का संकेत है? कई विशेषज्ञ तो इसे इसी तरह देखते हैं। ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास की खाई शायद बढ़ रही है। जहां वो एक आम सहमति वाले उम्मीदवार पर भी राजी नहीं हो पा रहे और स्पीकर का पद इतना अहम है कि कोई भी पक्ष उस पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता, खासकर उनकी एक शक्ति की वजह से। हाँ, जो उन्हें रेफरी से ज्यादा एक ताकतवर खिलाड़ी बना देती है। आप धन विधेयक यानी मनी बिल तय करने की शक्ति की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। आखिरी मतलब उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये शक्ति सिर्फ प्रक्रियात्मक नहीं, बहुत राजनीतिक भी है। अच्छा, हमारे स्रोतों में हाल के कुछ विवादों का भी जिक्र है, जहां विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ साधारण विधेयकों को धन विधेयक बताकर राज्यसभा की जांच से बचा लिया। तो ये दिखाता है कि स्पीकर का ये अधिकार कितना संवेदनशील और शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। तो लोकसभा में जनता की सीधी ताकतवर आवाज गूंजती है जो हर 5 साल में बदल सकती है। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों को लगा कि सिर्फ तात्कालिक इच्छाएं ही काफी नहीं है। एक ठहराव, राज्यों की आवाज और अनुभव की भी जरूरत है। और शायद इसी सोच से जन्म हुआ संसद के दूसरे सदन का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राज्यसभा, जिसे अनुच्छेद 80 के तहत राज्यों की परिषद या उच्च सदन कहा जाता है, इसी सोच का नतीजा है। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। हाँ, जिसमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष अनुभव हो। मतलब ये एक तरह से देश का थिंक टैंक है
जहां सीधे चुनाव जीते बिना भी विशेषज्ञता को जगह मिलती है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी निरंतरता है। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा तभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। सोचिए, अगर हर 5 साल में देश की पूरी संसदीय याददाश्त और अनुभव मिट जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। राज्यसभा इसी को रोकती है। मतलब ये सदन सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार, चाहे कितने भी बड़े बहुमत से आई हो, देश की दिशा में रातों रात बेतहाशा बदलाव ना कर सके। यही इसका काम है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, हर 2 साल में? हाँ, इससे सदन में अनुभव और नए विचारों का एक शानदार संतुलन बना रहता है। और इसके चुनाव का तरीका भी इसे लोकसभा से अलग बनाता है। वो कैसे? इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए ये सही मायनों में राज्यों की परिषद है। और जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में सभापति। इन दस्तावेजों में पदेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, पदेन सभापति। कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये पदेन शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है पद के कारण। मतलब आप उपराष्ट्रपति बने तो सभापति का पद आपको उसके साथ ही मिल गया। कोई अलग से नियुक्ति नहीं होती। नहीं। जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। अच्छा, ये बात तो कमाल की है जो इन नोट्स में लिखी है। हाँ। मतलब सदन का जो मुखिया है, यानी सभापति, वो खुद सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए वो किसी भी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं कर सकता। ये तो ऐसा हुआ कि मैच का रेफरी किसी टीम के लिए खेल नहीं सकता। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन यहीं पर उनकी असली शक्ति सामने आती है। वो कब? अगर किसी बिल पर वोटिंग के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, यानी टाई हो जाए, तब सभापति अपना निर्णायक मत यानी कॉस्टिंग वोट देते हैं। उस एक वोट से बिल का भविष्य तय हो जाता है। मतलब ज्यादातर समय वो एक मूक दर्शक रहते हैं, लेकिन टाई की स्थिति में वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये तो साफ हो गया कि दोनों सदनों की बनावट और मिजाज बिल्कुल अलग है, और यही फर्क उनकी शक्तियों के बंटवारे में भी दिखता होगा, खासकर जब बात पैसे की आती है। हाँ, और यहाँ पर संविधान का तराजू साफ तौर पर लोकसभा की तरफ झुका हुआ है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसमें टैक्स लगाना, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि से जुड़े मामले आते हैं। और ऐसे किसी भी बिल की शुरुआत सिर्फ लोकसभा में हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। और जैसा हमने पहले बात की, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट भी लोकसभा के स्पीकर ही देते हैं। बिल्कुल। और जब ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित हो जाती हैं। वो इसे खारिज नहीं कर सकती। इसमें संशोधन भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें दे सकती है। सिर्फ 14 दिन। और अगर लोकसभा उन सिफारिशों को ना माने तो भी बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाएगा। अच्छा। और अगर राज्यसभा 14 दिनों में बिल को वापस नहीं भेजती, तब भी उसे पास मान लिया जाता है। तो वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता पर कोई सवाल ही नहीं है। इसका तर्क क्या है? इसका सीधा सा तर्क ये है कि सरकार पैसे के लिए सीधे तौर पर जनता के चुने हुए सदन के प्रति जवाबदेह है। इस सर्वोच्चता समझ आती है क्योंकि पैसे का मामला सीधे जनता से जुड़ा है। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि यह संतुलन राज्यसभा को वित्तीय मामलों में लगभग एक रबर स्टैंप बना देता है? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमेशा से रहा है। लेकिन साधारण विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां क्या होता है? वहां दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां दी गई हैं। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। और अगर वहां दोनों सदनों में किसी बात पर ठन जाए, कोई गतिरोध पैदा हो जाए, तब क्या होता है? उस गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत एक ब्रह्मास्त्र है। वो क्या है? संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बैठने के लिए बुला सकते हैं। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभापति या स्पीकर? हमेशा लोकसभा के स्पीकर। और यहीं पर वो कहते हैं ना, संख्या का खेल काम आता है। अच्छा, वो कैसे? चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग 2 गुनी है, तो जाहिर है कि संयुक्त बैठक में पलड़ा हमेशा लोकसभा का ही भारी रहता है। समझ गए। इन पेपर्स में एक और बड़ा मजेदार किरदार है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। हाँ, ये तो संसद के सदस्य भी नहीं होते, फिर भी इन्हें दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। ये तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसी बात हो गई। हाँ, अनुच्छेद 88 एक बहुत ही अनूठा प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
तो उन्हें ये अधिकार क्यों दिया गया? ये प्रावधान इसलिए बनाया गया ताकि जब भी संसद में किसी जटिल कानूनी या संवैधानिक मुद्दे पर बहस हो तो सरकार का पक्ष रखने के लिए उनका सबसे बड़ा कानूनी विशेषज्ञ सदन में मौजूद हो। मतलब वो बहस में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जनता के या राज्यों के प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ लोकसभा है जो जनता की इच्छा का तात्कालिक जनादेश का प्रतीक है। वो एक तूफानी नदी की तरह है जिसमें ताकत है, रफ्तार है और जो वित्तीय मामलों में सबसे शक्तिशाली है। और दूसरी तरफ राज्यसभा है जो राज्यों के हितों, अनुभव और निरंतरता का प्रतीक है। वो एक शांत गहरे समंदर की तरह है। हाँ, जो उस तूफानी नदी को दिशा देता है, उसे रोकता है और देश के शासन में एक ठहराव और दूरदर्शिता सुनिश्चित करता है। दोनों का ये टकराव और संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बिंदु जो हमारे स्रोतों से उभर कर आता है वो है संविधान का अनुच्छेद 3। ये एक ऐसा प्रावधान है जो इस पूरे संतुलन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। वो कैसे? अनुच्छेद 3 हमारी संसद को ये असाधारण शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकती है, उसकी सीमाओं को बदल सकती है या दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब संसद किसी भी राज्य का नक्शा ही बदल सकती है। हाँ, और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल से राय लेना जरूरी तो है, लेकिन उस राय को मानना राष्ट्रपति या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। संसद चाहे तो उस राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी जा सकती है। तो एक तरफ हम राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहते हैं और दूसरी तरफ केंद्र की संसद को राज्यों के अस्तित्व को ही बदलने की इतनी शक्ति दे रखी है। ये तो एक विरोधाभास लगता है। यही वो गहरा सवाल है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में जहां राज्यसभा को राज्यों का रक्षक माना जाता है, वहीं केंद्र की संसद को राज्यों के भूगोल और अस्तित्व को ही बदलने की इतनी एकतरफा शक्ति क्यों दी गई है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।